हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। देखो, अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस की, थोड़ी सी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर मैं नया चैप्टर चालू करता हूं। अगर बात की जाए तो देखो, आपके फिजिक्स वाले चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। केमिस्ट्री वाले चैप्टर भी क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो टोटल जो चैप्टर बचे हुए हैं वो चैप्टर कौन से हैं? ओनली बायोलॉजी के चैप्टर है, और वो भी थ्योरी वाले चैप्टर बच रहे हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर बच रहा है, और फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ाया हो भी है ऑफलाइन। जब ये कोविड की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हुई थी ना, उससे पहले ही चैप्टर करवाया हुआ है। सेकंड चैप्टर आपको आधा करवाया हुआ है, थोड़ा बहुत पोर्शन उसका हटा दिया। दो या एक या दो सिस्टम बचे हुए हैं, एक तो उत्सर्जन तंत्र और एक हृदय वाला, तो वो मैं करवा दूंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 11 तक कंप्लीट हो गया। अब आपका कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? एक तो 12वां, एक 14वां, एक 15वां, एक 18 और एक 19। तो जो 18वां चैप्टर है वो तो बिल्कुल ही थ्योरी है। वैज्ञानिकों के बारे में दे रखा है कि कौन से वैज्ञानिक का जीवन परिचय क्या है, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, उनकी स्कूली शिक्षा कहाँ पे हुई, वगैरह वगैरह। ये 18 चैप्टर के अंदर है। 19वां चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम लेंगे बाद में, ठीक है। उससे पहले 3 चैप्टर और है, 12वां, 14वां और 15वां। तो जो 12वां चैप्टर है वो प्राकृतिक संसाधन है, 14वां चैप्टर है वो जंतु और पेड़ पौधों का आर्थिक महत्व है, और 15वां चैप्टर है पृथ्वी की संरचना। तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं चैप्टर उठा रहा हूं, कौन सा? 12वां चैप्टर, कुछ प्राकृतिक संसाधन। टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, टोटल ही थ्योरी वाला चैप्टर है। तो इसके अंदर कोई विशेष आपको दिमाग तो लगाना नहीं है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने से फायदा ये है कि ये रिवाइज होगा आपको, ठीक है। कुछ कुछ बातें इसमें याद करने लायक आएगी, तो वो बताता जाऊंगा, वो नोटिस करवाऊंगा कि कौन सा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है और कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक संसाधन। कुछ प्राकृतिक संसाधन, कुछ प्राकृतिक संसाधन, सम नेचुरल रिसोर्सेज। सम नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किसके लिए? प्राकृतिक संसाधनों के। तो यहां से मैं हेडिंग डालूं, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान देना, नोटिस करना। देखो, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक का मतलब है जो हमें प्रकृति से मिलने वाले हैं, और संसाधन का मतलब है जो हमारे काम में आते हैं। हमारी दैनिक जितनी भी क्रियाएं होती है, हमारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकता होती है, जितने भी आप अपने पूरे दिन के अंदर जो भी आप काम करते हो, तो सोचो आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम आपके द्वारा किए जाते हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए आपने कितने प्राकृतिक संसाधनों का यूज किया है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली उनका आप सीधा उपयोग करते हो। देखो, सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिखूं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं तथा सीधा उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। देखो, सुनना समझना ध्यान से। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आ रहे हैं, जिनकी बदौलत आप अपनी पूरी दिनचर्या कंप्लीट करते हो, चाहे आप उनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करो या अप्रत्यक्ष रूप से।
देखो मैं कुछ प्राकृतिक संसाधन आपको गिनवाता हूं। जैसे वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिल रहा है, जो हम बना रहे वो नहीं। वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन है, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम पदार्थ एक प्राकृतिक संसाधन है। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आप प्रत्यक्ष यूज करते हो। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिनको आपको पता है। जैसे मैं बात करूं कोयला, ठीक है, जैसे मैं बात करूं पेट्रोल, जैसे मैं बात करूं लकड़ी, तो बताओ ये ऐसे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका आप प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर रहे हो। प्रत्यक्ष मतलब आप चाहते हुए कि मेरे को पेट्रोल चाहिए, मैं उनका यूज करूंगा, लकड़ी चाहिए जलाने के लिए काम में लेनी है, ठीक है, कोयला है उनका हम यूज करना चाहते हो, तो ये प्रत्यक्ष रूप से इनका उपयोग हो रहा है। इनका उपयोग कैसे हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से। और कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हो रहा है। अप्रत्यक्ष मतलब जैसे वायु, मतलब वायु का यूज हो रहा है। वायु का मतलब ऑक्सीजन, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस काम में आती है? श्वसन। तो वो अप्रत्यक्ष से यूज में ली जा रही है। अप्रत्यक्ष का मतलब है हम उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा महसूस होता है क्या? हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, काम कर रही है, वो काम अपने आप होता रहता है। तो उसका भी आप अप्रत्यक्ष रूप से यूज कर रहे हो। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये कितने काम की चीज है। और भी सारे हैं, जैसे जल, जल का आप अप्रत्यक्ष रूप से यूज कर रहे हो, ठीक है। प्रकाश है, प्रकाश भी बहुत सारे काम करता है, हमारी बॉडी के ऊपर भी काम करता है और बहुत सारी वैसे भी प्रक्रियाओं को पूरा करता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्रकृति से मिल रहे हैं, और जिनका हम प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और तीसरी बात, इनका उपयोग हम सीधा उपयोग करते हैं। सीधा मतलब जैसे वायु का उपयोग, ऐसा थोड़ी है कि वायु पहले किसी दूसरी चीज में चेंज होगी फिर हम उसका उपयोग करेंगे। पानी है, पानी को किसी दूसरी चीज में चेंज करोगे फिर उपयोग में लोगे, नहीं। उनका हम कैसे यूज कर रहे हैं? उनका हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा उपयोग में ले रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संसाधन का मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। संसाधन का मतलब आप तो अपने दिमाग में ये डाल लो कि प्रकृति से मिलेगा और जिनका हम काम में लेते हैं, जिनको हम काम में लेते हैं। अब आप एक पूरी टेबल तैयार कर लो, पूरी एक सारणी तैयार कर लो कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको गिनवाऊं, सुबह आप उठते हो तो आपको श्वास लेना है, तो श्वास लेने के लिए आप वायु का यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको प्यास लग रही है, प्यास बुझाने के लिए आप पानी का उपयोग करोगे। आपको भूख लग रही है, ठीक है, पेट की भूख शांत करने के लिए आप फूड का यूज करोगे, तो वो भी तो प्राकृतिक है ना। जो प्रकृति, जैसे कई प्रकार के फल है, कई प्रकार की सब्जियां प्रकृति से मिल रही हैं। इसके अलावा कई प्रकार के प्राकृतिक रेशे हैं जिनसे वस्त्र बनते हैं, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। कई प्रकार के प्राकृतिक बर्तन होते हैं जिनमें हम डाल के खाते हैं, कई प्रकार के, ठीक है। तो जाने अनजाने में न जाने हम कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हमारी दैनिक क्रियाओं को पूरा कर रहे हैं, जिसके बलबूते हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे उनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे उनका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है। उनका डायरेक्टली यूज किया जाता है, बिल्कुल सीधा यूज किया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप उनमें नहीं होता। दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब देखो ये तो हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें टॉपिक क्लियर करना है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, तो एक पूरी टेबल बना के समझाता हूं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बनाता हूं। प्राकृतिक संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। और प्राकृतिक संसाधनों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार पढ़ रहे हैं हम कि किस किस टाइप के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पता लग जाएगा अभी। तो सबसे पहले बताएं हम किस बेस पर बताएं। तो सबसे पहला है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के आधार पर। जो सेकंड है, पहला विकास प्रयोग के आधार पर, फिर है उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर। उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर,
नंबर 3 है भंडारण एवं वितरण के आधार पर। तो ये देखो, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पढ़ रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को 3 प्रकार से विभाजित किया है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों को हम बांट रहे हैं ना, तो बांटने के लिए कुछ पॉइंट्स ही है कि किस बेस पर आप इनको डिवाइड कर रहे हो। तो हम इन 3 बेस पर इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट बेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि विकास एवं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कि किस किस का विकास हुआ, किस किस का प्रयोग किया गया। ठीक है, उस आधार पर। दूसरा उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। और एक है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, यानी कि भंडारण एवं वितरण के आधार पर। तो विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इन सब के आधार पर 2-2 प्रकार के। तो देखो, एक तो है वास्तविक, और एक है संभाव्य। वास्तविक और सेकंड कौन सा है, संभाव्य। एक बार मैं चार्ट बना दूं, फिर एक एक को डिटेल से समझाऊंगा। उत्पत्ति के आधार पर बिल्कुल इजी है, 2 टाइप के, एक जैव है और एक अजैव। एक तो जैव है और दूसरा कौन सा है, अजैव है। भंडारण और वितरण के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है स्थानिक या सर्वव्यापक, और जो सेकंड है वो है स्थानिक। ये लो, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर, भंडारण एवं वितरण के आधार पर। तो विकास के आधार पर कितने होते हैं, 2, वास्तविक और संभाव्य। उत्पत्ति उद्भव के आधार पर भी 2, जैव और अजैव। भंडारण और वितरण के आधार पर भी 2, सर्वव्यापक और स्थानिक। अब हमें क्या करना है, इनकी डिटेल लेनी है, 1 बाय 1 एक एक को लेना है। तो सबसे पहले बात करें किसकी, विकास और प्रयोग के आधार पर। तो 1 नंबर पर ले लेते हैं, विकास और प्रयोग के आधार पर। विकास और प्रयोग के आधार पर। विकास और प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं, 2। तो पहले देखो इनका मतलब समझाता हूं मैं। वास्तविक एवं संभाव्य। देखो, वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, वास्तविक प्राकृतिक या वास्तविक विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। वास्तविक प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है जिनकी मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध है, ये प्राकृतिक संसाधन वास्तव में है और इनका उपयोग किया जा रहा है वर्तमान के अंदर। इसका मतलब वास्तविक का मतलब रियलिटी है कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन आज मौजूद है जिनका उपयोग किया जा रहा है, इनकी कुछ ना कुछ मात्रा उपलब्ध है, उन्हें बोलते हैं वास्तविक संसाधन। ठीक है, और संभाव्य, ये पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना की जा रही है कि भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर ऐसा एक प्राकृतिक संसाधन मिलने वाला है। या फिर अगर मैं आज की बात करूं तो आज से 20 वर्ष पहले हमने ये संभावना की थी कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, और वो 20 साल पहले हमने ऐसी कामना की थी, वो आज उजागर हो गई। तो आज हम फिर से भविष्य के लिए ऐसी कामना करते हैं कि आने वाले 20-30 सालों में हमें कुछ प्राकृतिक संसाधन मिलने वाले हैं और हम उनका उपयोग करने वाले हैं। तो वो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, संभाव्य। और जो आज के टाइम है, जिनका उपयोग हम आज कर रहे हैं, जो वास्तविक में है, जिनकी मात्रा उपलब्ध है, वो है रियल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये कौन से पॉसिबिलिटी वाले हैं, जिनका हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं, सिर्फ एक आइडिया लगाते हैं कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, या फिर आज से पहले हमने ऐसे अनुमान लगाए थे कि ये मिलेंगे और ये मिले और उनका उपयोग हम कर रहे हैं। देखो नंबर 1 पर कौन सा, इसमें वास्तविक प्राकृतिक संसाधन। और इसमें क्या बताओगे, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, जिनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी मात्रा उपलब्ध है, जिनकी मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, और जो वास्तविक में है, जो वास्तविकता में है, यानी कि जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, जो आज के टाइम मौजूद है, जिनकी मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, और वास्तविकता में है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको,
जैसे जर्मनी में कोयले की खान, जर्मनी में कोयले की खान, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, पश्चिमी एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया के अंदर खनिजों की मात्रा, खनिजों की मात्रा। अब नोटिस करो कितने एग्जाम्पल बताएं, 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले जर्मनी में कोयले की खान, जर्मनी में कोयले की खान, तो ये आज के टाइम उपलब्ध है, ये एक वास्तविक प्राकृतिक संसाधन है जर्मनी में कोयले की खान। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम झुटला नहीं सकते, ये रियलिटी में है। आप जर्मनी में जाओ और देखो वहां पर कोयले की खाने हैं, तो ये आज के टाइम उपलब्ध है, जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और किसी ना किसी प्रकार से उनका यूज हो रहा है। तो बताओ ये वास्तविक है, इनकी मात्रा उपलब्ध है, ठीक है, और वास्तविकता में है और इनको काम में लिया जा रहा है। सेकंड देखो, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, तो इस बात को हम झुटला नहीं सकते ना, इस बात को हम नकार भी नहीं सकते कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी नहीं है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी है और उस काली मिट्टी का किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी स्थिति से या किसी ना किसी काम के लिए इसका क्या होता है, उपयोग होता है। काली मिट्टी में बहुत सारी फसलें होती है, जैसे कपास है, मूंगफली है, ये अच्छी होती है काली मिट्टी। तो ये भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है ना, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है और ये वास्तविक में है, आज के टाइम में उपलब्ध है, ठीक है, जिसका आज के टाइम में क्या किया जा रहा है, उपयोग। पश्चिम एशिया में खनिजों की मात्रा, तो ये भी है, पश्चिम एशिया में आप जाकर देखोगे बहुत सारे खनिजों की खान है, तो ये वास्तविकता में है, जिनका उपयोग हो रहा है, जिनकी मात्रा उपलब्ध है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में हो रहा है, जिनकी स्थिति वास्तविकता में मौजूद है, जो आज के टाइम में उपलब्ध है, जिनकी मात्राओं का उपयोग में लिया जा रहा है, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को बोला जाता है वास्तविक प्राकृतिक संसाधन। क्या बोला जाता है, वास्तविक प्राकृतिक संसाधन। तो ये तो समझ में आ गया। दूसरे की बात करें संभाव्य। अब संभाव्य का मतलब संभावना की जा रही है, जो वास्तविकता में नहीं है। देखो डिटेल से पढ़ते हैं। संभाव्य कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, संभाव्य। देखो संभाव्य का मतलब है जिनका उपयोग, इसका उल्टा कर दो पूरा, जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, जिनकी मात्रा उपलब्ध, जिनकी मात्रा उपलब्ध नहीं है, जिनकी स्थिति वास्तविकता में, जिनकी स्थिति वास्तविकता में नहीं है, ठीक है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन संभाव्य। देखो समझना इसको, जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हम ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हमें कोई ना कोई प्राकृतिक संसाधन मिलने वाला है, सिर्फ संभावना है, लेकिन ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा इस समय वर्तमान में मौजूद नहीं है, ठीक है, जिनकी स्थिति को आप वास्तविकता में डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना के तौर पे चल रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आज से 20 साल पहले ये एक पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई थी, एक संभावना को निर्देशित किया गया था, एक संभावना जाहिर की गई थी कि आने वाले, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा, आज से 20 साल पहले यह संभावना जाहिर की गई थी कि आने वाले समय में पवन चक्कियों का उपयोग होगा, पवन चक्कियां बनाई जाएगी और पवन चक्कियों से विद्युत का निर्माण होगा। पवन चक्कियां घूमती है, घूमने से आवेश स्रावित हो गए, ठीक है, और उन आवेश को टरबाइन में इकट्ठा करके क्या विद्युत बनाई जाती है, ठीक है। तो ये 20 साल पहले की संभावना थी और जो आज के टाइम में की जा रही है। आज के टाइम में पवन चक्कियां नहीं है क्या, पवन चक्कियां जगह जगह लगी है और पवन चक्कियों का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत का निर्माण करने के लिए, विद्युत का निर्माण करने के लिए। लेकिन ये संभावना कब हुई थी, आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले। और मान लो ये तो 20 साल पहले की थी और आज अगर कोई संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, आज कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि आने वाले 10-15 साल में या 20-30 साल में हमें कोई प्राकृतिक संसाधन मिलने वाला है, तो हाँ बिल्कुल आज के टाइम में मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, एक प्राकृतिक संसाधन के लिए संभावना व्यक्त की गई है और वो ये है कि
आने वाले 20-30 साल बाद में लद्दाख के अंदर, लद्दाख जानते हो जम्मू कश्मीर के अंदर है, लद्दाख के अंदर यूरेनियम पदार्थ की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, मतलब कहां पर? लद्दाख में यूरेनियम पदार्थ क्या पाया जाएगा? यूरेनियम पदार्थ। और इस यूरेनियम का बहुत सारा उपयोग है। इस यूरेनियम को विद्युत निर्माण में भी काम में लिया जाएगा, इस यूरेनियम को और किसी काम में लिया जाएगा। ठीक है, इस यूरेनियम को किसी रासायनिक पदार्थ के रूप में काम में लेंगे। तो आज से 20 साल पहले संभावना हुई थी किसकी? पवनचक्कियों की, और वो संभावना आज वास्तविकता में पॉसिबल हुई है, वास्तविकता में उसका उपयोग किया जा रहा है। और आज वर्तमान में एक और संभावना जाहिर की है आने वाले समय के लिए। ऐसा कहा गया है कि आने वाले 20-30 साल में जम्मू कश्मीर के शहर लद्दाख के अंदर पाया जाने वाला यूरेनियम पदार्थ, यूरेनियम वैसे एक प्रकार की धातु है, यूरेनियम पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। तो बताओ ये संभावना जाहिर है कि नहीं है? संभावना ही तो व्यक्त की जा रही है कि 20 साल पहले पवनचक्कियां मिलने वाली थी तो मिली, ऐसा कहा गया था। आने वाले 20 साल में यूरेनियम मिलेगा तो उसका भी उपयोग होगा। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोला जाता है? संभाव्य। जो वास्तविकता में है तो वास्तविक, जिनकी सिर्फ संभावना की जा रही है वो संभाव्य। ठीक है, और इन दोनों को कौन सी कैटेगरी में डाला है? विकास एवं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, नंबर 2 पर देखो, उत्पत्ति एवं उद्भव के आधार पर। देखो, जैव प्राकृतिक संसाधन क्या चीज है? जैव का मतलब आपको साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, जैव शब्द जहां मिल जाएगा ना, जैव शब्द, जैव का मतलब होता है बायो। जैव शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायो। और बायो का मतलब होता है जीव, यानी कि जितने भी जैव संसाधन है, यानी कि सजीव, जितने भी सजीव चीजें हैं उन सभी सजीवों को हम क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। तो जितने भी देख लो, उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर जैव संसाधन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो पेड़ पौधे सजीव हैं, तो पेड़ पौधों क्या संसाधनों के तौर पे काम में नहीं आते क्या? पेड़ पौधों को हम लकड़ी के तौर पे काम में नहीं लेते, पेड़ पौधों को हम ऑक्सीजन लेने के लिए काम में नहीं लेते, पेड़ पौधों को हम जो फल लगते हैं, उनसे पर सब्जियां लगती हैं, उनको काम में नहीं लेते। तो वो भी तो एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है ना, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है? वो सजीव है, इसलिए उनको किस में डाला है? जैव संसाधन। सजीव और जीव जंतु, सजीव की कैटेगरी में कौन से आएंगे? जैव प्राकृतिक संसाधनों में आएंगे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं सब कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं? जैव प्राकृतिक संसाधनों में। फिर बात करें किसकी? अजैव। और अजैव जहां पर लग जाता है मतलब निर्जीव, तो निर्जीव प्राकृतिक संसाधन, निर्जीव प्राकृतिक संसाधन। अब निर्जीव प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, जैसे वायु है, ठीक है, जल है, प्रकाश है, मिट्टी है, पत्थर है, इनको भी काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कौन से प्राकृतिक संसाधन हो गए? ठीक है, ये हो गए अजैव, और जैव वाले कौन से हो गए? सजीव वाले। फाइनली लास्ट का एक और प्राकृतिक संसाधन बच रहा है, और वो है भंडारण एवं वितरण के आधार पर। भंडारण एवं वितरण के आधार पर इसको भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्वव्यापक और दूसरा है स्थानिक। तो सर्वव्यापक का मतलब देखो, सर्वव्यापक ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो हर जगह मौजूद हो, सर्वव्यापक, यूनिवर्सल है वो। ठीक है, हर जगह मिलने वाला है। ठीक है, मतलब सभी जगह अवेलेबल हो, सभी जगह अवेलेबल हो, ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो सभी जगह पाया जाए। चाहे सभी जगह से मतलब है किसी भी शहर में, किसी भी जिले के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी भौगोलिक परिवेश में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, जहां पर आपकी नजर जाएगी हर जगह जो पाया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हवा एक सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन है। क्या हवा सिर्फ यहीं पर है? क्या हवा सिर्फ जयपुर के अंदर ही है? क्या हवा राजस्थान में ही है, भारत में ही है? तो हवा तो और भी देशों में है, हवा यहाँ पर भी है। ठीक है, और हवा तो उस जगह पर भी है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, अंटार्कटिका क्षेत्र में भी हवा होती है। ठीक है, हर जगह हवा मौजूद है। तो हवा कौन सा प्राकृतिक संसाधन हो गया? सर्वव्यापक। इट इज ए यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये एक प्रकार का सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हवा। ठीक है, पानी को तुम नहीं बोल सकते, हवा है और प्रकाश है, हवा है, प्रकाश है, प्रकाश हर जगह पहुंचता है, तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हालांकि पानी भी है, लेकिन लवणीय जल हर जगह, अलवणीय जल हर जगह नहीं है, तो
जल को हम इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। मिट्टी हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन हवा और प्रकाश तो हर जगह उपलब्ध है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को बोला जाता है सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन। स्थानिक का मतलब होता है वे प्राकृतिक संसाधन जो सभी जगह पर नहीं पाए जाते, सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, सभी स्थितियों में नहीं पाए जाते। ये किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष परिवेश या विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब है स्थानिक वो प्राकृतिक संसाधन है जो किसी विशेष जगह पर ही पाया जाएगा। जैसे मान लो कोई धातु है, तांबा हर जगह नहीं मिलता, सोना हर जगह नहीं मिलता, अयस्क हर जगह नहीं मिलता, चांदी हर जगह नहीं मिलती, यूरेनियम हर जगह नहीं है, कोयला हर जगह नहीं है। तो जो धातु, जो अधातु, कोई भी खनिज लवण, कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी आवश्यकता वाली चीज जिस स्थानिक क्षेत्र में पाई जाती है उसे बोला जाता है स्थानिक प्राकृतिक संसाधन। मतलब जैसे तांबा हर जगह नहीं मिलता, अब तांबा कहाँ मिलता है? तांबा जिस जगह मिलता है ना, वो उस जगह का स्थानिक प्राकृतिक संसाधन है, वो उस जगह का स्थानिक हो गया, उस जगह का पैतृक संसाधन हो गया वो स्थानिक। सर्वव्यापक जो हर जगह पाया जाता है, स्थानिक जो हर जगह नहीं पाया जाता। ये लो, ये एक पूरा क्वेश्चन तैयार करवा दिया मैंने। तो दो चीजें हमने पढ़ी, चैप्टर की स्टार्टिंग तो हो ही गई, अब तो फटाफट चैप्टर चलेगा। प्राकृतिक संसाधन क्या चीज होती है और प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देयर आर 3 पार्ट, ठीक है, on the basis of development, on the basis of origin and on the basis of storage and distribution, ठीक है। in case the first type was the another second portion, the first type development यानी कि reality and possibility। कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ही चार्ट बना हुआ है और मैंने पूरा भी इसको समझा दिया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है वो अभी तो हो नहीं पाएगा। अब उसमें हमें क्या चीज पढ़नी है मैं आपको समझा दूं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, और अगर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं किया जाए तो क्या नुकसान होगा, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी जाएगी और इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए चाहिए हमें एक लंबा सा टाइम, और वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, थ्योरी वाला पोर्शन है। तो देखो आप क्या करोगे, हो सके तो इन चैप्टर के नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी इसके अंदर है कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये नोट्स मैं ही भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।